गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। बिफोर टू स्टार्ट स्टोरी, जो भी इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इज़ जस्ट अ वे टू मोटिवेट मी। आगे बढ़ते हैं, बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रिद्धि रहती है वो कायरा के साथ अपना लवी डवी मोमेंट्स बता रही रहती है। कायरा थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहती है, तभी रिद्धि रोक कर कहती है कि पापा आ जाएंगे। अब उसके आगे, जान करने दो ना यार। तो अभी रिद्धि कहती है रुक जाओ, मुझे मना नहीं है, बट पापा आ जाएंगे, थोड़ा सा जाके ऊपर वेट करो ना। मैं आती हूँ ना 5-10 मिनट में। कायरा ये सारी बातें सुनकर अपसेट सा मुंह बनाकर ऊपर जा ही रही रहती है। तभी जब रिद्धि उसका ये मुंह देखती है तो उसे आती है और पीछे से बैक हक करती है। और जब वो बैक हक करके बोलती बेबी प्लीज़ मुंह मत बनाओ, जाओ ऊपर, मैं आ रही हूँ पक्का। आई नो मुझे भी ज़्यादा वेट नहीं होगा अब। ये कहकर कायरा जब ये सुनती है कि उन्हें भी करने की इच्छा है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी जल्दी स्टेयर्स को चढ़ के ऊपर पहुंच जाती है। आई मीन रूम के ऊपर। जब वो रूम के वहाँ जाती है तो वो साइलेंटली बैठ के वेट कर रही रहती है। उतनी देर में एक बेल रिंग होती है और उसके पापा आ चुके रहते हैं। रिद्धि को पता था कि उसके पापा का टाइमिंग क्या है और हाँ, उसके पापा उस समय आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो कहते रिद्धि बेटा कैसी हो? तो वो कहते हाँ अच्छी हूँ बेटा। ये क्या है, तुम इतनी ज़्यादा ऐसे घबराई हुई सी क्यों दिख रही हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहती नहीं नहीं पापा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते अच्छा अच्छा सुनो ना, मेरा दोस्त आया है और मेरे साथ तो थोड़ा सा कर दो। तो वो कहती हाँ पापा ज़रूर। फिर एक अंकल उनके साथ आते जो जो रिद्धि के फादर के दोस्त रहते हैं। दोनों आते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो रिद्धि उनके लिए चाय कॉफ़ी का अरेंजमेंट्स करती है, स्नैक्स देती है और वो लोग बात कर रहे रहते हैं। सारा अरेंजमेंट्स करने में करीब 20 मिनट्स लग जाते हैं रिद्धि को। और कायरा से वेट नहीं हो रहा रहता है रिद्धि का। तो जो वो कायरा है वो बाहर आती है और ऊपर की तरफ से रूम के वहाँ पर जाकर देख रही रहती है। तो उसे पता चलता है कि रिद्धि तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में बिज़ी है और अंकल भी हैं कोई और से। तो उसका तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है कि शिट यार, करना चाहती है तब भी कुछ नहीं। तभी अंकल जो रहते हैं वो कायरा की तरफ देख चुके रहते हैं और कायरा एकदम से छुपती है ये देख कि शिट अंकल ने देख लिया। पर अंकल कुछ भी नहीं कहते। तभी अंकल रिद्धि की तरफ देखकर बोलते हैं, मतलब रिद्धि के पापा रिद्धि की तरफ देख के बोलते हैं कि अच्छा बेटा हो गया, हम लोगों को तो थोड़ा बहुत काम है, हमें टाइम लग जाएगा। तुम अपने रूम पे चली जाओ, हमें कोई ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। रिद्धि के पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। वो समझते थे कि रिद्धि और कायरा को प्राइवेसी तो देनी चाहिए, तो इसलिए उसके पापा बोल देते हैं। तभी रिद्धि बोलती नहीं नहीं पापा, मैं यहीं पर हूँ, आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप बोल सकते हैं। तो कहते नहीं बेटा, मैं बुला लूँगा आपको जब भी ज़रूरत होगी, आप अपने रूम पर जाइए। ऐसे कह के जो रिद्धि है वो पापा की तरफ देखकर स्माइल करके धीरे धीरे टेरेस पे स्टेयर पे चढ़ रही रहती है। तब भी उसके पापा बोलते रिद्धि, मैंने कहा ना कभी हमारी बात भी सुना करो, टेंशन क्यों ले रही हो, कुछ भी होगा बुला लूँगा, जाओ। ऐसे कहते हैं तो फिर रिद्धि ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो कायरा का इतना गुस्सा वाला चेहरा देखती है। तभी वो बोलती है कि अरे बेबी गुस्सा क्यों हो रही हो, मेरी गलती नहीं थी, पापा अपने दोस्त के साथ आ गए थे, अब मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ, आप समझो ना, मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना मेरे पापा के प्रति। अच्छा समझ लो ना। तो वो कहती है कि हाँ लेकिन आपका कुछ फ़र्ज़ मेरे प्रति भी तो है, आप ये क्यों नहीं समझते हो? कायरा कहती तो कहती है हाँ बेबी, मेरा हमेशा से तो है, बट मैंने कब मना किया है। हाँ, कायरा थोड़ा सा गुस्सा कर ही रही रहती है। तभी जो हमारी रिद्धि रहती है वो उसे टर्न करती है और कहती है बेबी इतना गुस्सा नहीं करते, आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं? थोड़ा सा रुक जाओ, करेंगे ना। तो कहती है नहीं मुझे अभी करना है, मेरा मूड है। तो कहती है हाँ पापा के फ्रेंड्स को जाने तो दो। तो कहती कौन से पापा के फ्रेंड्स यहाँ आने वाले हैं? कायरा कह रही रहती है। तभी कहती पापा ने बीच में बुला लिया तो आपको अच्छा लगेगा कि हम बीच में उठ के जाएं? तो कहती है यार बेबी ये कैसी हालत है यार कि मुझे करना भी है और मुझे रुकना भी नहीं है। तभी कायरा उसका इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाला नेचर देख के मुस्कुरा रही रहती है।
तभी वो उसके पास आती है, उसकी चिक्स पे किस करती है। जैसे वो चिक्स पे किस करती है तो कायरा से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और वो एकदम से रिद्धि के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। इन लोगों का गेट तक लॉक नहीं होता है और ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस पे किस करे ही जा रहे रहते हैं। तभी थोड़ी सी आहट होती है एकदम से, जैसे कि कोई स्टेयर पे ऊपर चढ़ते हुए आ रहा है। तो एकदम से ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और थोड़ा नॉर्मली खड़े होते हैं। फिर वो उसके पापा रहते हैं और पापा कहते हैं कि बेटा ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं तब दूर हो जाते हैं। तो तभी अंकल बोलते हैं, अरे रिद्धि मुझे ना इनके अरविंद जी के साथ जाना है मुझे, तो मुझे घर पे आने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी, तो तुम अच्छे से रह लेना। और ठीक है कायरा बेटा, ज़रा ध्यान रखना हाँ रिद्धि का, जब तक मैं नहीं आ जाता इसके साथ रुक सकती हो ना तुम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कायरा तो यही मौके का इंतज़ार कर रही थी, वो कहती हाँ अंकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे कह के अरविंद जी के साथ चले जाते हैं। कुछ मीटिंग के सिलसिले में जो अंकल है वो अरविंद जी के साथ चले जाते हैं, मतलब रिद्धि के पापा चले जाते हैं। थोड़ा वक्त इन लोग का ऐसे ही बीत जाता है। तभी जो हमारी कायरा रहती है वो रिद्धि को पीछे से बैक हग कर रही रहती है और उसके बालों को साइड में करके उसे किस करे जा रही रहती है। तभी जो रिद्धि रहती है वो अपना कंट्रोल थोड़ा सा खोने लगती है और वो ऐसे बोलती है कि बेबी क्या कर रहे हो आप, थोड़ा सा रुक तो जाओ ना, पापा को जाने तो दो। तो अभी कायरा उसके कानों में पास से आके बोलती है, बेबी कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा है। अब आप मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं रुकने वाली हूँ। आज तो आपकी नाइट बहुत वाइल्ड होने वाली है। तो कहती नाइट तो है ही नहीं, अभी तो डे टाइम है। तो कहती ठीक है डे वाइल्ड होने वाला है। और ऐसे करके वो उसे पीछे से किस कर रही रहती है। पापा पूरे चले जाते हैं, जब उसके रिद्धि के पापा चले जाते हैं, अरविंद अंकल जाते हैं, तो रिद्धि फटाक से कायरा को थोड़ा सा दूर करती है, भाग कर गेट लॉक करती है, क्योंकि वो कोई से भी ऐसी पोजीशन में नहीं आना चाहती कि कोई उसे देख ले। गेट लॉक करती है, विंडोज़ लॉक करती है, पूरे तरीके से घर को लॉक करती है। जो कायरा रहती है जब विंडोज़ लॉक कर रही रहती है तो वो पीछे से आके फिर रिद्धि को हग करके पीछे से करना स्टार्ट कर देती है। रिद्धि को अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रही थी। जितनी जल्दी वो काम करेगी फिर वो भी तो करेगी ना। लेकिन कायरा तो रुक ही नहीं रही थी। कायरा इस बार बहुत डोमिनेटिंग नेचर में थी और वो इस बार रिद्धि को किसी भी हालत में नहीं कर छोड़ रही थी, क्योंकि उसे पहले तो वो 2-3 दिन अलग थी, उससे पहले उन दो के बीच में लड़ाइयाँ चली और उसका एक्सीडेंट, इन सब के चक्कर में वो एक ही टाइम था कि जहाँ उसे बहुत ज़्यादा डीपली रोमांस करना था। अब ये वक्त आ चुका था कि जहाँ कायरा अपने सारे लिमिट क्रॉस करके वो करना चाहती थी। जब वो पूरा डोर लॉक हो जाते हैं और विंडोज़ भी लॉक्ड हो जाती है, तभी रिद्धि उस टर्न होती है और कायरा की तरफ देख रही रहती। कायरा को पता नहीं क्या सूझता है कि वो रिद्धि को अपनी गोदी में उठा लेती है और गोदी में उठा के स्टेयर चढ़ने लगती है। तभी कायरा रिद्धि बोलती है, बेबी मैं बेबी तुम क्या कर रही हो, मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, तुम गिर जाएंगे हम लोग। तो कायरा बोलती है, नहीं हो इतनी हेल्दी, मैंने तो उठा लिया ना, और अभी आप सिर्फ साइलेंटली चुप रहो ना, आज मेरा दिन है। तो कहती है, ये रूप मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा है। तो कहती अब देखो ना, हर रूप हर टाइम पे दिखाया जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम से सारे रूप दिखाए जाएं। और ऐसे करके वो स्टेयर पे चढ़ रही रहती है। चढ़ते चढ़ते वो रिद्धि के बेडरूम की तरफ आ जाती है और उसे बेडरूम के बेड पे बहुत प्यार से बिठाती है और उसके ऊपर आकर उसे किस करना स्टार्ट कर। और वो जब बेड पे उसके पास आती है फिर उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है, किस पे किस हो ही रही रहती है। रिद्धि भी इस बार अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी रहती है, तो वो दोनों एक दूसरे पे मतलब खड़े होके एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं बेड से। दोनों इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि एक दूसरे को किस करते करते कभी वॉल पे जा रहे रहते हैं। फिर वहाँ पर एक चेयर रहती है, जो कायरा उस चेयर पे बैठ चुकी रहती है और अपनी रिद्धि को अपनी गोद में रखती है और इन दोनों का किस स्टार्ट हो चुका रहता है। ये बहुत रोमांटिक था और थोड़ा डिफरेंट टाइप का रोमांस हो रहा था इस टाइम, जैसे कि बहुत टाइम से इन लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिताया हो। और ये तड़प एक तरफा नहीं थी, दोनों तरफा तड़प बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा पैशनेट एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे रहते हैं, पूरे टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर रहे रहते हैं
और उसके बाद जब वो अपने फाइनली रोमांस करने के बाद जब वो फ्लोर पर आते हैं, आई मीन बेड की तरफ आते हैं, तो जो कायरा रहती है वो जल्दी जल्दी रिद्धि के अपने शर्ट्स के बटन्स ओपन कर रही रहती है और उसे रिमूव करती है और उसे एकदम से पुश करके बेड पे चढ़ के उसे पे किस कर रही रहती है। सिर्फ 10 या 15 मिनट के बाद दोनों के जो क्लॉथ्स रहते हैं वो फ्लोर पे चले जाते हैं और ये डीप इंटीमेशंस पे पहुंच चुके रहते हैं। करीब आधा एक घंटे बाद जब इन लोगों का पूरा इंटीमेशंस ख़त्म होता है तब दोनों रिलैक्स होते हैं और एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देख रहे रहते हैं। तभी कायरा कहती है रिद्धि, तभी वो बोलती है हाँ बोलो। कहती है पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत डर लगता है। तो कहती है किस बात का डर लगता है आपको? रिद्धि कायरा से कहती है। तो कायरा कहती है आपको खोने का। पता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि कभी मुझे किसी से इतना ज़्यादा प्यार होगा, बट अब हो चुका है और वो भी आपसे। तो कायरा तभी रिद्धि कहती है तो अच्छी बात है ना, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे खो दोगी या मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी? कहती है ऐसा नहीं है, मुझे डर नहीं लगता है, बट कहते हैं ना कभी कभार प्यार हद से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तो इशू हो जाती है। रिद्धि उसके पास आती है, उसकी आंखों पे किस करके बोलती है प्यार में कुछ हद नहीं होती, प्यार हमेशा से बेहद होता है। ये बात आप समझ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि प्यार में कभी कोई हद ही नहीं होती है। ये सब सुनकर तो कायरा को बहुत अच्छा लगता है और फिर से रिद्धि को हक कर लेती है। थोड़ी 15-20 मिनट ये लोग एकदम बेड पे रिलैक्स करते हैं, शांति से आराम से एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी सी लवी ववी टॉक करते हैं। और ये सब होने के बाद कायरा का फ़ोन बजा रहता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाती है तो उस फ़ोन में अननोन नंबर से कॉल हुआ रहता है। तो वो जैसे ही वो फ़ोन पिकअप करती है तो वो स्पीकर पे डाल देती है और स्पीकर पे जैसी डालती है तो वहाँ से एक सख्त आवाज़ आती है और वो कहते हैं क्या मैं कायरा से बात कर रहा हूँ? तो वो बोलती हैं हाँ मैं बोल रही हूँ, आप कौन? तो कहते हैं मैं प्रिंसिपल कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी का। तो कहती है यस सर, क्या हुआ है सर? तो कहते हैं कि आपको नहीं लगता आप कुछ ज़्यादा बदतमीज़ी करने लग गई हैं? तो कहती है सर मैंने क्या किया है? तो कहते हैं आपने संजना के को इतना स्लैप क्यों किया? तो कहते हैं व्हाट? कायरा ऐसे बोल रही रहती है। तभी वो बोलते हैं हाँ जो आपने आज लाइब्रेरी में किया वो आपको लगता है? मैं चाहूँ तो आपकी फैमिली को, आपकी मॉम को कॉल करके ये सब वार्निंग दे सकता हूँ, बट पहले मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ इन सारी चीज़ों के मामले में। रिद्धि और कायरा चुपचाप से वो सारी बातें सुन रहे रहते हैं। तभी रिद्धि चाहती थी बीच में बोलना, लेकिन उसे फिर याद आता है कि वो इस मैटर पे बीच पे नहीं बोल सकती है और ये तो प्रिंसिपल का मैटर है तो बिल्कुल भी नहीं कह सकती है। तभी कायरा बोलती सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रही थी, इस वजह से मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और ये तो हमारे बीच की बात है ना सर, आप तक की बात कैसे पहुंची? तो कहती तुम्हारे बीच तक की बात थी, हो सकती थी, बट संजना ने यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करी है और अगर कंप्लेन हुई है तो उसका जवाब देना मेरा फ़र्ज़ है। आप इधर और कॉलेज में कल सुबह मॉर्निंग में आप मुझे ऑफिस में, मेरे ऑफिस में मिलनी चाहिए और जैसे ही आप आओगी पहले मैं आपके साथ बात करूँगा। ये कह के प्रिंसिपल अपना फ़ोन रख देता है। कायरा फ़ोन की तरफ देखती रहती है और वो रिद्धि की तरफ देख के बोलती है कि क्या था? तो कहती है संजना है, संजना ने तुम्हारी कंप्लेन कर दी है। इसलिए मैं बोलती हूँ थोड़ा एग्रेसिव कम हुआ करो आप एग्रेसिव हो जाती हो, ऐसी ही होती है इशू। तो कहती है बेबी इसमें मेरी क्या गलती है? लुक एट हर, वो मेरी गर्लफ्रेंड का क्लीवेज देखेगी तो मेरे को गुस्सा नहीं आएगा क्या? और गंदी हरकतें वो कर रही थी, ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रिद्धि उसी तरफ बोलती काम डाउन, अब जो होगा कल ही देखा जाएगा, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कहती है पर बेबी बस मुझे इतना टेंशन है कि मेरी मॉम तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना वो कैसी हैं। रिद्धि कहती है हाँ, अच्छा एक बात मुझे आपसे पूछनी थी अगर आप माइंड ना करें। तभी कायरा बोलती है हाँ पूछिए, मैं कुछ माइंड तो ना करती हूँ। आपके और मॉम का रिलेशन ऐसा क्यों है? आपकी और मॉम की ऐसी बनती क्यों नहीं है? तो कहती है कायरा बोलती है रिद्धि की तरफ देखकर, बोलती है मुझे खुद नहीं पता, मेरी मॉम मेरे साथ हमेशा से ऐसी बात करती हैं।
मुझे नहीं पता वो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करती हैं। पापा बहुत अच्छे हैं, बट पापा आजकल ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं मुझसे, पहले से ज़्यादा। बट मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या है, क्यों है, क्या चल रहा है। ठीक है। और ऐसे कह के वो लोग ये बात ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठने के बाद जो रिद्धि और कायरा होते हैं वो अपने ड्रेस वेयर करते हैं और नॉर्मल होते हैं। तो कायरा बोलती है कि अब मुझे जाना होगा। तो रिद्धि बोलती है ठीक है जाओ। और रिद्धि वहाँ से अपने घर पे चली जाती है, मतलब बाहर डोर से अपने बैक टू द रूम जाती है, और कायरा अपने घर की तरफ चली जाती है। दोनों बहुत अच्छे से घर की तरफ जाने के बाद ये दिन इनका यहीं पे बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में ये लोग कॉलेज पहुंचते हैं तो जो कायरा रहती है उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और संजना वहाँ पर रहती है। संजना ने प्रिंसिपल को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया रहता है, जो बात छोटी सी थी उसमें नमक मिर्ची डाल के बताया जाती है। संजना प्रिंसिपल को बोलती है कि कायरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज़्यादा अनोइंग है और इरिटेटिंग पर्सन है। वो इस क्विज़ के लिए उसे प्रिपरेशन करने से रोकती है। जब देखो रिद्धि मैम के पास आकर रिद्धि मैम से को साथ काम करने या रिद्धि मैम को भी डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से रिद्धि मैम मुझ पर फोकस नहीं कर पा रही हैं और जिसकी वजह से वो क्विज़ के लिए तैयार नहीं हो पा रही है और इसलिए शायद वो अपना अच्छा 100% नहीं दे पाएगी। जो प्रिंसिपल रहता है वो बहुत ज़्यादा अपनी इमेज कॉन्शियस रहता है, इमेज ओरिएंटेड पर्सन रहता है। उसे अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसे हमेशा से टॉप और अच्छा बताने का एक जुनून रहता है, इसलिए वो किसी भी हद तक अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छा बताने के लिए कर सकता है। इसलिए वो बहुत अच्छे से बोलता है कि मैं कायरा से बात करूँगा, और इस वजह से कायरा को बुलाया जाता है। जैसी कायरा कैबिन में आती है तो प्रिंसिपल उस पर गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि आपको पता भी है कि संजना इज़ रिप्रेजेंटिंग आवर कॉलेज फॉर द क्विज कंपटीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको दिखता है क्या? आप तो खुद किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हो, किसी की चीज़ के लिए अगर कोई कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप वहाँ लाइब्रेरी में क्यों आई थी और क्यों गुस्सा कर रही थी फालतू का रिद्धि मैम की तरफ? रिद्धि मैम अगर उसे पढ़ा रही हैं तो आप पढ़ाने क्यों नहीं देती? जब देखो रिद्धि मैम को लेकर चली जाती हैं। क्या रिद्धि मैम आपकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हैं? वो कॉलेज के लिए हैं, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। जो कायरा रहती है वो चुप मुँह से ये सारी बातें सुन रही रहती है और अपना सर झुकाकर। वो चाहकर भी बोलना चाहती थी कि वो उसे गंदी नज़र से देख रही है, बट वो किस मुँह से कहती? ये पर्सनल रिलेशन था इन दोनों का, और अब संजना इनके पर्सनल रिलेशनशिप में घुसकर अपनी बातें करना स्टार्ट कर देती है। तो जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा कायरा को डांटते हैं और वार्न कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चुप मुँह से कायरा वहाँ से निकल जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। जाने के बाद संजना पीछे से आकर उसे टैप करती है और बोलती है, देखा, हमसे अगर आप उलझेंगी तो आपको ऐसा ही मौका मिलेगा। ये तो शुरुआत है। पता है कायरा, हमने सोचा था हम एक अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन आपने हमसे हमारी फेवरेट चीज़ छीन ली। हमें रिद्धि पसंद है और रिद्धि के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आप रिद्धि और मुझसे दूर रहेंगी, कोसों दूर, जब मैं रिद्धि के साथ अपना वक्त बिताऊंगी। कायरा बोलती है, रिद्धि के साथ वक्त बिताने से रिद्धि आपकी नहीं हो जाएगी, और आप सोचो भी मत कि रिद्धि आपकी होने वाली है। रिद्धि सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, सोचना भी मत। एक कंपटीशन से रिद्धि को जीतना आसान नहीं है। मैंने रिद्धि को तब जीता था जब मैंने कोई कंपटीशन में भाग भी नहीं लिया था। मुझे उसे जीतने के लिए ये छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी मेरी है, मेरी रहेगी और हमेशा के लिए। ठीक है? इस कंपटीशन से मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, और तुम चाहे उनके कितने भी करीब आ जाओ, बदतमीज़ी कर लो, लेकिन वो एक्चुअल में रहेंगी तो सिर्फ मेरी ही ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जब कायरा ये सारी बातें कर रही रहती है उसके फेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ग्लो रहता है, जिसे देखकर संजना को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कि इतना ज़्यादा कोई किसी पे ट्रस्ट वर्क कैसे कर सकता है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा है,
अगर मैंने उन्हें छीन लिया तो क्या कर लोगी? कायरा थोड़ा सा उसके पास जाकर बोलती है, छीन लिया? वो कोई टॉय नहीं है जो आप छीन लो। और दूसरी बात, कंपटीशन पे फोकस करिए, जीतना भी है आपको। और अगर नहीं जीता तो जिस चीज़ प्रिंसिपल पे जो इतना गुरूर करके आपने बताया ना कि मैं कंपटीशन जीतूंगी, अगर नहीं जीत पाई तो उल्टा चुप कोतवाल को डांटे हो जाएगा। ठीक है, फोकस करो। अब तो आपकी इमेज पर आ गई है कि आपको जीतना ही है, क्योंकि आपको ट्रेंड बेस्ट से बेस्ट टीचर करने वाली है रिद्धि, जो खुद इकोनॉमिक्स की मास्टर है, जो आपको ट्रेन करने वाली है। अगर उनकी ट्रेन करने के बाद भी आप नहीं जीत पाए तो आप में ही कुछ कमी होगी, याद रखिएगा। अब तो कंपटीशन जीतने की बारी आ चुकी है आपकी। आप रिद्धि के साथ क्लोज ही नहीं हो सकती हैं। ये कह के कायरा वहाँ से चली जाती है। तभी उसे याद आता है कि हाँ, उसने एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जो करी है वो कंपटीशन को मैटर करके रखा है। उसे कंपटीशन जीतने में कोई भी नहीं था, वो कोई भी शौक नहीं था। वो जीते या ना जीते उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ रिद्धि के साथ वक्त बिताना था। लेकिन जिस तरीके से उसने ये मैटर प्रिंसिपल तक लेकर गई और कहा कि वो जीतना चाहती है कंपटीशन और उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग दी जाए, तो अब तो ना चाह कर भी उसे ये कंपटीशन जीतना ही था। थोड़े टाइम के बाद सब अपने लेक्चर्स में लग जाते हैं और डेली रूटीन जो चलना रहता है वो चलता रहता है। जब डेली रूटीन पूरा ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस रहती है जिसमें रिद्धि संजना को पढ़ाने आती है। और इस बार जब वो उसे पढ़ाने आती है तो उसका चेहरे पे गुस्सा वगैरह सब बहुत ज़्यादा हुआ रहता है। वो जैसे अपने गुस्से से ये कहना चाह रही है कि अगर अब तुमने कोई बदतमीज़ी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन इस बार संजना कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही रहती और वो प्रॉपर स्टडी कर रही रहती है। कायरा वहाँ पर ही रहती है। कायरा वहाँ दूर बैठे हुए ये सब देख रही रहती है। लाइब्रेरी में अब उसका वहाँ आना एक रेगुलर काम बन चुका था। जब से उसने ये हरकत देखी थी कि संजना उसे क्लीवेज की तरफ देख रही है तो वो अब रिद्धि को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। तो कायरा वहाँ बैठे बैठे देख रही रहती है और संजना अपना पूरा फोकसली वो स्टडी कर रही रहती है और रिद्धि भी पूरा फोकसली उसे पढ़ा रही रहती है। जब सब कुछ हो जाता है वो उसे रिद्धि बोलती है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, अब ये क्लियर हो चुका है, क्विज़ कंपटीशन में ये सब चीज़ें आ सकती है, याद रखिएगा। और ऐसे कह के वो जब उठ के जा रही रहती है तो संजना ये सोच रही थी अब पढ़ाने के बाद थोड़ा सा समय मैं उसके साथ बिता लूँ, बात कर लूँ। लेकिन वो जैसी बोलती है कि रिद्धि मैम थोड़ा सा, मैम रुक जाइए ना। तो कहती है कि क्या अब कुछ टॉपिक में है क्या प्रॉब्लम? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे आपसे बात करनी थी, हम कैंटीन चले क्या कुछ खाने के लिए? तो कहती है कि जो रिद्धि हाँ करके सोच ही रहती है तभी कायरा आती है रिद्धि के पास और कहती है चलें कैंटीन में, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, आपका इंतज़ार था। और वो एकदम से हाथ पकड़ती है रिद्धि मैम का और एकदम से लेकर चली जाती है। तो जब कायरा का ये डोमिनेटिंग नेचर देखकर संजना इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा होने लगा था रिद्धि से, कायरा से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगा था कि वो बता नहीं सकती है। वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुकी थी। एक तरफ उसने सोचा था कि ये सिर्फ एक बहाना है जिसकी वजह से वो उसके साथ वक्त बिताए, लेकिन कायरा के ये एटीट्यूड की वजह से अब पासा पलट चुका था। अब वो सीरियसली उसे स्टडी करना पड़ रहा था क्योंकि प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो चुका था और अब उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन जितना वक्त वो संजना को साथ जितना वक्त वो संजना रिद्धि के साथ बिताती थी वो सिर्फ स्टडीज़ करती थी। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं बिता पा रही थी क्योंकि कायरा हमेशा से ऑल टाइम अवेलेबल थी और वो रिद्धि को लेके चली जाती है। यही सेम चीज़ 3-4 दिन लगातार चल रही रहती है। ये दोनों सामने के सामने, संजना के सामने ये दोनों रोमांस भी करते हैं, एक दूसरे के साथ कैंटीन में बैठते हैं, खाना खाते हैं और बहुत प्यार से बिताते हैं। कायरा का कॉलेज तो ऑलरेडी एंड हो जाता था पहले, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ रिद्धि के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने से अपने घर पे, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बताकर वो कॉलेज में सिर्फ़ और सिर्फ रिद्धि के लिए रुकती थी, फिर रिद्धि के साथ टाइम स्पेंड करती थी।
करीब 1 हफ़्ते तक ये सारी चीज़ें चली और इस 1 हफ़्ते में संजना अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस ही नहीं कर पा रही थी। वो जितने टाइम वहाँ बैठ के वो सोच रही थी कि वो टॉपिक पे अपना फ़ोकस करे, वो करती तो थी, लेकिन फिर बाद में उसका गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता था इन दोनों को क्लोज़ देखकर कि वो अपना जो कॉम्पिटिशन पे फ़ोकस करना है भूल जाती है। अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है कि जहाँ पर कॉम्पिटिशन हेल्ड होता है। क्विज़ कंपटीशन रहता है, संजना अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही रहती है और क्विज़ होता है। क्विज़ में काफ़ी सवाल होते हैं, प्रिंसिपल काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स वहाँ पर भी मौजूद रहते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का रहता है, तो सब आए रहते हैं। वो एक बहुत बोल सकते हैं स्टेट लेवल का कंपटीशन हो रहा रहता है और जिस कंपटीशन में दी जाती है। बहुत सारे राउंड्स होने के बाद जब वो फाइनल राउंड की बारी आती है तो संजना को एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब वो दे ही नहीं पा रही रहती है और बहुत करने के बाद वो नहीं देने के बाद कोई और टीम जीत जाती है। हाँ, संजना रनर अप रहती है, आई मीन सेकंड पोजीशन पे रहती है। सेकंड पोजीशन आना भी कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन वो कंपटीशन जीत नहीं पाती है। उसने बहुत हार्ड वर्क किया था, लेकिन जिस तरीके से वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, इसकी वजह से वो अपना 100% नहीं दे पाई और ये सब होने के बाद सब कुछ होने के बाद वो हार जाती है कंपटीशन में। प्रिंसिपल थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो संजना की तरफ बोलता है, आपने तो कहा था कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली हो और कंपनी को मतलब अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वाली हो, तो फिर तुम सेकंड कैसे आ सकती हो। तभी वहाँ से रिद्धि मैम बोलती है कि सर, सेकंड आना कोई बुरी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा से टॉप करें। सेकंड आना कोई बुरी बात नहीं है, उसने कोशिश करी, उसने अपना 100% दिया है। आप सर मुझ पे ये फोर्स कर सकते हो बट एक स्टूडेंट पे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते हो। संजना, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यू जस्ट रियली डू योर हार्ट। एंड जीतना हारना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जिस तरीके से तुम लास्ट तक टिकी रही ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ तुम्हें बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट बनाती है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि तुमने बहुत अच्छे से कंपटीशन किया। कंपटीशन इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ था। ये सारी बात जो रिद्धि रहती है सर के सामने भी कही रहती है, लेकिन वो प्रिंसिपल इतना ज़्यादा इगोइस्टिक, एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड था कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी में, लेकिन वो उसे अप्रिशिएट नहीं करता है। रिद्धि ये सब बोल कर चली जाती है तो प्रिंसिपल एकदम से बोलता है कि रिद्धि, तुमने मेरी बात काटी है। तो रिद्धि पलट के बोलती है, सर बात नहीं काटी है, सही बात करी है। आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं उसी का साथ दूंगी। ऐसे बोल के रिद्धि अपने एटीट्यूड में निकल जाती है। ये तो गवर्नमेंट जॉब रहती है रिद्धि की, तो रिद्धि की गवर्नमेंट जॉब को कुछ होने वाला तो रहता नहीं है। आखिर उसने पीएचडी का पेपर देकर, जीनेट का पेपर देके वो जॉब हासिल करी रहती है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रिंसिपल को अगर वो कुछ कह भी देगी तो क्या होगा, हद से ज़्यादा सस्पेंड करेगा और क्या, फ्रस्ट्रेट तो कर नहीं सकता है। पर वो हमेशा से सच का साथ देती थी। रिद्धि की यही आदत उसे बहुत डिफरेंट बनाती है और ये सब कह के चली जाती है। संजना को एक बात बहुत अच्छी लगती है रिद्धि की, कि चाहे उसने रिद्धि के साथ कितना भी मिसबिहेव किया, उसे पाने के लिए वो जुनून और ये सब हरकतें करी, पर रिद्धि ने कभी उसे उल्टा पलट के जवाब नहीं दिया और उल्टा जब सर उसे डांट रहे थे तो उसने साथ दिया। संजना के अंदर जो प्यार रिद्धि के लिए था, जो ऑब्सेशन था, वो अब एक रिस्पेक्ट के लिए और एक बहुत ज़्यादा प्यार में बदल जाता है और उसे रिद्धि अब दिल से पसंद आ जाती है। शायद पहले वो शायद प्यार नहीं करती थी, उसे ऑब्सेशन था, लेकिन अब वो बहुत डीपली लव करने लगती है। ये बात उसे दिल को छू जाती है, पर उसे ये भी याद रहता है कि कायरा भी है ज़िंदगी में। अब देखते हैं फ्रेंड्स, संजना आगे क्या करती है, कैसे अपने डिसीजन लेती है, सब कुछ करती है। उस जानने के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ अनकंडीशनल लव। और आपको मेरी स्टोरी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आपके सब्सक्राइबर जैसे मेरे सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेगी। और अगली स्टोरी डेस्टिनी पे मिलते हैं।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।